बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि फुटबॉल के मैदानों से एक अच्छी खबर आई कि जनाब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त दी और अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 10 जून को खेला जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में जो है जनाब 2 दिन बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान गो के इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फुटबॉल के दीवाने और मतवाले रहते हैं वहाँ पे इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। ख़ास तौर से लियारी, जिसको मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप इस वक्त जाएँ तो आपको मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ ममालिक की टीमों के झंडे नज़र आएंगे और एक मेले का, एक फेस्टिविटी के साथ समा है। हमने काफ़ी फुटबॉल वहाँ पर कवर किए और हमने देखा कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट जो है वो लियारी में फुटबॉल के हवाले से मौजूद है। अगर हुकूमत इंसानी तवज्जो दे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान मजीद जो है फुटबॉल के मैदानों में यहाँ से कई खिलाड़ी हासिल कर सकता है। और उन्हीं जो कोचेज में से जो लियारी में जिन्होंने करसा गुजारा, जिन्होंने लियारी में से टैलेंट को नर्चर किया, लियारी में से टैलेंट को निकाला और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फुटबॉल खेली जाती है वहाँ से न सिर्फ टैलेंट को सामने लाए बल्कि फुटबॉल के टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से फुटबॉल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए। पाकिस्तान के फुटबॉल का एक ऐसा नाम जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की फुटबॉल की हिस्ट्री कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। क्वालिफाइड फुटबॉल कोच हैं और मुख्तलिफ टीमों के साथ बतौर कोच, बतौर मैनेजर भी वाबस्ता रहे, नेशनल बैंक के साथ बतौर फुटबॉल कोच और बतौर प्लेयर भी वाबस्ता रहे। नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जहाँ आपका इतना माशाल्लाह इतना तारुफ है, वहाँ पे नासिर भाई ने एक और भी हिस्ट्री क्रिएट की थी कि पाकिस्तान की जो विमेंस फुटबॉल है उसके अंदर जो डोमेस्टिक फुटबॉल है उसमें नेपाल से इन्होंने प्लेयर्स को गेस्ट प्लेयर के तौर पे बुलाया था और इससे हमारी बच्चियों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला था। तो महदूद वसाइल में अपने तई नासिर इस्माइल साहब फुटबॉल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम करते रहते हैं। और यही नहीं, मुझे अभी याद भी आया कि KPT में इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो है क्लब की फुटबॉल टीम को बुला के जो नुमाइशी मैचेस खेले थे, तो ये इनके बड़े कारनामे हैं जिनको लाइमलाइट में लाना बड़ा ज़रूरी है। नासिर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने मालदीव में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, डायमंड जुबली टूर्नामेंट, उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अफगानिस्तान को 2-0 उसने हराया और अब अफगानिस्तान से ही 10 जून को पाकिस्तान का फाइनल है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट छोटा था, सिर्फ 4 टीमें थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान, क्या ये वजह थी या आप समझते हैं पाकिस्तान के फुटबॉल काफी बेहतर हुई है जिसकी वजह से फाइनल तक रसाई का मौका मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अली भाई। देखें, ये दरअसल फीफा फ्रेंडलीज विंडोज होती है दुनिया भर में, ठीक है, उसकी एक डेट होती है। तो उस फीफा फ्रेंडलीज के अंदर मालदीव ने ये एक अपना गोल्डन जुबली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी सिंगल लीग की बुनियाद पे, जिसमें होस्ट मालदीव थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो उस हवाले से सिंगल लीग के ऊपर जो 2 टॉप 2 टीमें पॉइंट टेबल पे आएंगी वो फाइनल खेलेंगी। तो इसी वजह से अफगानिस्तान के 4 पॉइंट्स थे, पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और 2 मैच जीते और अनबीटन रही। अब अफगानिस्तान के साथ ही इनका पॉइंट टेबल की बुनियाद के ऊपर फाइनल है, क्योंकि कल जो मैच हुआ था मालदीव का और बांग्लादेश का वो ड्रॉ हो गया था 1-1 गोल। अगर बांग्लादेश जीत लेता तो फिर बांग्लादेश 5 पॉइंट के साथ इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलता। 12 लाइनअप फाइनल की मुकम्मल हो गई है, इसमें कोई सेमीफाइनल नहीं था, ये सिंगल लीग की बुनियाद पे टॉप 2 पॉइंट टेबल की बुनियाद पे टीमों के फाइनल थे। तो पाकिस्तान ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और नोल्बर्टो सोलानो जो पाकिस्तान के कोच आए हैं, शुरू में उन पर काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ जब बांग्लादेश का मैच ड्रॉ हुआ है। तो डेफिनेटली देखें ना, पब्लिक है, उन जो लवर्स होते हैं वो डेफिनेटली अपनी राय रखते हैं और अपने ओपिनियंस देते हैं, लेकिन कौम को पेशेंस रखना चाहिए और उसका इंतज़ार करना चाहिए हर टाइम का जब तक कि लास्ट विसिल ब्लो नहीं होती है। तो बहरहाल पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान के साथ खेलेगा और फाइनल खेला जाएगा और हम पुरुमीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस फाइनल को जीत के तकरीबन कुछ 35 साल के बाद दोबारा जो मर्दी का कप हुआ था, जो हमारी पुराने
मैं आ रहा हूँ उस टूर्नामेंट के ऊपर भी आता हूँ नसर भाई, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको ये बताना जरूरी है कि माजी में पाकिस्तान ने फुटबॉल में भी जो है वो फाइनल कब खेला और क्या रहा। लेकिन अभी जरा मैं इस टूर्नामेंट पे अभी जरा आपसे मजीद इनपुट चाहता हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और मालदीव का जो मैच था वो चूंकि ड्रॉ हो गया, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच होगा? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान के हक में कौन सी टीम बेहतर होती है? अफगानिस्तान से फाइनल खेलना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, या अगर बांग्लादेश पहुंच जाती पॉइंट्स की बुनियाद पे, तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए खेलना ज्यादा फेवरेबल होती? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने मालदीव को भी जीता, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी जीता, तो उस हवाले से तो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के फाइनल में आना ये खुशआइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक 0-0 ड्रॉ खेला था। क्योंकि बांग्लादेश की जो ये टीम आई है, ये टोटल अंडर 23 टीम है जो इस वक्त पार्टिसिपेट करी। जो उनकी सीनियर टीम है उसने अभी जो है वो दूसरे फीफा फ्रेंडलीज में वो बिजी थी, जिसकी वजह से उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और बांग्लादेश की उन्होंने जो जूनियर टीम थी, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 के प्लेयरों को यहाँ पे भेजा, और उन बच्चों ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर जो है वो अंडर 17 और अंडर 19 की लीग चलती है, तो उनको इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है और इंटरनेशनल मैचेस वो ज्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से उस टीम ने पाकिस्तान को काफी तंग किया था, जिसकी वजह से इनका मैच एक 0-0 से ड्रॉ हुआ था। तो उस हवाले से अफगानिस्तान का आना, क्योंकि अफगानिस्तान की भी जो टीम आई है, इनके भी जो काफी जो सीनियर और मेन प्लेयर्स हैं वो अपने कमिटमेंट की वजह से वो यहाँ नहीं आए हैं, समझे ना, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस फाइनल को जीते और जीत के अपनी जो फीफा रैंकिंग है इस फ्रेंडली से तमाम तीनों चारों टीमों की फीफा रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो उस हवाले से पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का फाइनल में आना एक खुशआइन बात है। ठीक है नासिर भाई, आप ग्रास रूट फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। इस तरह मैंने बताया कि आपने नेपाल से खवातीन फुटबॉलर को मदऊ किया वीमेंस लीग में, फिर आपने साउथ अफ्रीका के क्लब को बुलाया। बड़ा एक आपका एक इनपुट है आपका इस हवाले से। खुद आप टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, नया नाज़िमाबाद में बड़ी कामयाबी के साथ नासिर भाई रमज़ान में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, और ऐसा लगता है कि क्रिकेट से जितने लोग क्रिकेट में होते हैं शायद उससे कहीं ज़्यादा फुटबॉल का वो फाइनल देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद होते हैं। स्टैंडर्ड क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में फुटबॉल का? क्योंकि मैं जो समझता हूं, जितनी मैंने फुटबॉल कवर की है, कि दो तबके पाकिस्तान में, या तो बहुत ज्यादा इलीट क्लास फुटबॉल खेलती है, उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो जो पसमानदा लोग हैं वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। दरमियानी तबका आप समझते हैं कि फुटबॉल में अभी तक नहीं आया है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बताऊं, जो एलीट क्लास है ना, एलीट क्लास अपने बच्चों को फुटबॉल जो खिलाते हैं वो उनके पैशन के लिए और उनके डिजायर के लिए खिलाते हैं, लेकिन उनके लिए फुटबॉल का फ्यूचर नहीं बनाते वो। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उनका फ्यूचर होता है उनकी एजुकेशन और उनकी आगे की जो जिंदगी है जो उन्होंने सेट की हुई होती है अपने बच्चों के लिए, वो उसके लिए। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब तबका है, उनका जो फ्यूचर है, जो उनका ब्रेड एंड बटर है, वो फुटबॉल से जुड़ा होता है। इसीलिए आप देखें कि अगर 3 बच्चे अगर हम सिलेक्ट करते हैं, अगर उसमें 2 एलीट क्लास के बच्चे होते हैं और अगर उस दौरान नेशनल चैंपियनशिप आ जाती है या कोई नेशनल इवेंट आ जाता है, तो वो अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते एजुकेशन के ऊपर और अपने बच्चों को वो मना कर देते हैं कि जी आपने नहीं जाना। इसकी बनिस्बत अगर आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और एक गरीब तबके का बच्चा होता है कि वो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी जाओ, तालीम को आप 1 साल बाद एग्जाम दे देना, लेकिन आप जाओ। और वही बच्चा फिर जब जाता है पाकिस्तान टीम में, उसका किसी अच्छे क्लब के साथ साइन होता है, वो डिपार्टमेंट में जाता है, उनके घर का ब्रेड एंड बटर लग जाता है, तो वो बच्चों के घर का मुस्तकबिल संवर जाता है। और एलीट क्लास क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि मुझे ब्रेक पे आना है, क्योंकि ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे जरा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पे बात करूंगा, लेकिन इसको वाइंड अप करते हैं कि अब जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है, जिस तरह हारून ने गोल किया, अभी आप बात कर रहे थे कि मैड्रिड में जो खेला गया पाकिस्तान 2-0 हार गया था वहां पे, और इंडोनेशिया से वहां पे हारा पाकिस्तान, लेकिन सैफ गेम में पाकिस्तान जीत गया था। कोलंबो में जो सैफ गेम खेले गए थे पाकिस्तान वहां पे जीत गया था, कर्नल नोमान ने और काजी अशफाक ने गोल किया था। तो क्या लगता है, क्योंकि रिवाइवल हो रहा है, ये बंच ऑफ प्लेयर कैसा है फुटबॉल का? देखिए, हमारे पास इस वक्त जो है ना, इस टीम में तकरीबन 13 डायस्पोराज है और डायस्पोराज ने पहली दफा ये समझने में है कि उन्होंने एक अच्छा अपना जो है वो इम्पैक्ट डाला है। इससे पहले सिर्फ जो हमने कैम्बोडिया का वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच जीता था, उससे पहले तमाम डायस्पोराज जितने खेल रहे थे उन्होंने पाकिस्तान को कोई विक्ट्री नहीं दी थी, जिसमें तकरीबन कोई 26-27 मेरे ख्याल से 28 मैचेज थे, जिसमें शहजाद अनवर भी हेड कोच थे। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो ये नॉर्बर्टो सोलानो आए थे, ये भी कोई जीत नहीं दे सके थे।
तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने थोड़ा सा प्रूव किया है। और जिस दिन पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक लीग स्टार्ट होगी, डोमेस्टिक इवेंट्स होंगे, तो मेरे ख्याल से जो हमारे डोमेस्टिक बच्चे हैं उनकी तादाद फिर आपको टीम में ज्यादा नजर आएगी डिस्पाइट ऑफ डायस्पोरा। ठीक है, नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, कुछ टेक्निकल एनालिसिस लेंगे नासिर इस्माइल साहब से। पाकिस्तानी क्वालिफाइड कोच है और फुटबॉल से बहुत जो है वो तफसील से जो फुटबॉल के अंदरूनी मामलात को जानते भी हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरे मुल्क में और बिलखुसूस कराची में किस तरह से फुटबॉल फीवर अपने उरूज पर है और एक फेस्टिविटी के तौर पे इस इवेंट को हमेशा लिया जाता है। और वो टीमें जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं वो तो हैं ही हैं अपनी जगह, लेकिन आपने देखा कि अब लियारी और मलीर के दरमियान भी एक राइवलरी शुरू हो चुकी है। नासिर भाई, आपने तो बड़े अरसा गुजारा इस जश्न की सयाही में। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि ये ब्राज़ील को इतनी सपोर्ट पाकिस्तान में क्यों मिलती है, जबकि दूसरे अफ्रीकन ममालिक भी हैं, वो भी हम जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन ये ब्राज़ील को इतनी ज़्यादा सपोर्ट क्यों मिलती है? सर, आपने अपने प्रोमो में खुद किया कि मिनी ब्राजील जो है वो कराची में, कैरी में है। तो जब आप खुद कह रहे हैं तो फिर इससे अंदाजा लगा लेना आप कि ब्राजील के फैंस देखें ना। ब्राजील एक हकीकत है कि जिसने 5 टाइम वर्ल्ड कप जीता है, किसी भी मुल्क ने 5 टाइम वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है। और अब सिलसिला ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त ब्राजील के प्लेइंग स्टाइल की है, ठीक है ना, अभी मैंने उनका प्लेइंग स्टाइल को चेंज देखा है, क्योंकि जो उनके कोच हैं वो एक बड़ी हाई प्रोफाइल कोच है, जो बड़ा ही अपना एक तजुर्बा रखते हैं, और उन्होंने एक जो फ्लेयर डेवलप किया है अभी। क्योंकि ब्राजील पहले जो है ना वो बॉल पोजीशन पे ज्यादा अपना फोकस होता था डिस्पाइट ऑफ पोजीशनिंग प्ले के ऊपर, ठीक है। तो अब उन्होंने, मैंने ये देखा है उनके, जो मैंने फ्रेंडलीज मैचेस देखे हैं, हालांकि उनको जापान ने भी हराया है मैच में, तो उनके स्टाइल में कुछ चेंजेस आई है, और जो उन्होंने प्लेयर लिए हैं वो काफी स्पीडी प्लेयर है। लेकिन आप समझते हैं कि ब्राजील, आप मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन ब्राजील की जो फुटबॉल है वो इंडिविजुअल ज्यादा ब्रिलियंस है उनमें रादर देन से टीम। अगर बात करें, पीले की बात कर रहे हैं, रोनाल्डो की बात कर लें, अभी हम नेमार की बात कर लें, रोनाल्डिनो की बात कर लें, रॉबर्टो कार्लोस की बात कर लें, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ज्यादा है एज कंपेयर टू टीम। देखिए, अब जो फुटबॉल है ना वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम हो गया है, और जो टीम नाम दिए जाते हैं ना, ब्राजील फुटबॉल टीम, ये टीम का एक एब्रीविएशन जो है वो शायद लोगों को नहीं पता कि टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, ठीक है। तो अब ये जो फुटबॉल है ना, जब तक आप टुगेदर नहीं होंगे, जब आप टीम कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेलेंगे, जब आप ज्यादा इंडिविजुअल खेलेंगे, तो आप फौरी तौर पे मार्क हो जाएंगे। और जब आदमी मार्क हो जाता है तो वहां पे जब बॉल वहां पे छिन जाती है, उसके बाद आजकल काउंटर अटैक इतने फास्ट होते हैं कि विद इन द 3 और 4 टचेस में गेंद गोल के अंदर होती है अपोनेंट के ऊपर। अच्छा नासिर भाई, वक्त हमें बहुत सारे सवाल आपसे कर दें वर्ल्ड कप के वाले से। ये टीमों की तादाद जो बढ़ाई गई है, ऑलमोस्ट 48 टीमें इस वक्त कर दी गई हैं, इससे क्या स्टैंडर्ड बढ़ेगा या क्वालिटी गिरेगी, या आप समझते हैं क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी पे कोई फर्क आएगा? नहीं, क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि 3 मुल्कों के अंदर हो रहा है ये टूर्नामेंट, ठीक है। और टीमों की बढ़ने की तादाद इसलिए क्योंकि फुटबॉल अब दुनिया में इतना ज्यादा खेला जा रहा है, इतना ज्यादा खेला जा रहा है कि 210 मुल्क इस फुटबॉल को खेलते हैं। दुनिया का वाहिद गेम है जो सबसे ज्यादा खेला जाता है, ठीक है। तो जब टीमें ज्यादा खेलना शुरू करती है, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो अब 48 से हो सकता है कि शायद ये अगले 4 साल के बाद ये टीमें 52 हो जाए, ये टीमें 60 हो जाए, ये बढ़ भी सकती है और भी बढ़ सकती है। ठीक है, चले कौन सी 2 टीमों का आप फाइनल में देख रहे हैं, या 4 टीमें कर लेते हैं, कौन सी 4 टीमें आप सेमीफाइनल में देख रहे हैं? स्पेन के वाले से बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि स्पेन बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हॉट फेवरेट टीमें होती है ना, वो शुरू की 4 रैंकिंग की टीमों को ही लोग करते हैं, कि जिसके अंदर स्पेन हो गई, ब्राजील हो गई, जर्मनी हो गई, ठीक है ना, और उसके अलावा 4 टीमें आप ये देखें, अर्जेंटाइन को नहीं ले रहे आप, अर्जेंटाइन हो गई, ये 4 टीमें आप टॉप पे रख लें। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इस वक्त एशिया में जो हमारी टीम जापान है ना, लोग इसको रेट नहीं कर रहे। उसने रिसेंट फ्रेंडलीज में ब्राजील को भी हराया, उसने जर्मनी को भी हराया, और उसने अमेरिका को भी हराया, ठीक है। तो जापान इस वक्त बहुत अच्छे प्लेयर के साथ है, और इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। जो बहुत की टॉप की टीमें होंगी, आपको देखेंगे कि वो हो सकता है कि शायद फर्स्ट राउंड में भी वो बाहर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ईरान से क्या उम्मीदें की जा सकती है, क्योंकि ईरान जिन नाम ईरान देखे ना, ईरान को इस वक्त उन्होंने
अमेरिका ने जो अभी उनको रोका हुआ है वीजे के लिए, और प्लेयरों को वीजे नहीं मिल रहे हैं, कुछ वीजों के लिए तंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे इराक के ईरान के प्लेयरों को 8-8 घंटे रोक रहे हैं, तो उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे थे वो नहीं जा सकेंगे। मैंने उनसे यही कहा आज भी, मैंने बोला यार इनका ये है फीफा एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी जिसने बादशाह वाले मुल्कों को घुटने पे टेक दिए 24 घंटे के अंदर, जब उनकी टीमों पे बैन लगाया है। तो फीफा उनको डेफिनेटली कोई एक आध लेटर अमेरिका को ऐसे लिखेगा कि आप देखेंगे कि उनको विद इन द 24 लेकिन इससे स्पिरिट ऑफ द गेम और प्रिपरेशन ईरान इराक जैसी टीमों की मुतासिर नहीं हो रही है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि मेंटल टॉर्चर में। डेफिनेटली देखें ना, उनकी प्रिपरेशन जिस जगह पे भी जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी ट्रेनिंग, ऊपर से फिर कंट्री के अंदर उनकी फैमिलीज जो है वहां पे सरवाइव कर रही है, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जब तक मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड नहीं होता प्लेयर, उस वक्त तक परफॉर्म नहीं करता। लेकिन आपने ये बड़ी सफाई से आपने जो डॉज दे दिया कि कौन सी 4 टीमों को आप सेमीफाइनल में देखना, आपने जापान तो बता दिया। मैं देखें आपको पहले कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा, ठीक है ना। आज किसी भी टीम को अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या कौन सी 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचे। तो नासिर भाई आप नहीं बताएंगे तो फिर जिस तरह हमेशा वर्ल्ड कप में होता है, कभी वो मेंढक बता रहा होता है, कभी वो हाथी बता रहा होता है, फिर हमें उससे पूछना पड़ेगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले फर्स्ट राउंड के मैचेस देखने के बाद। चले, अच्छा नासिर भाई जाते जाते अब ये बताइएगा कि ये तो चले हमने इस तरह से बात कर ली है, या क्रिकेट में हमेशा का आइकॉनिक प्लेयर का नाम लिया जाता है विराट कोहली, फुटबॉल का विराट कोहली कौन है, मेसी या रोनाल्डो? रोनाल्डो की ज्यादा फैन फॉलोइंग है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नासिर भाई। हमेशा की तरह नासिर भाई की मोहब्बत जी स्पोर्ट्स के साथ आपने सुना कि नासिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ और बड़ा भरपूर एनालिसिस दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से जो डायमंड जुबली मालदीव में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, बल्कि साथ साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से भी, और जो जो ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा नासिर इस्माइल साहब का तावन और नासिर इस्माइल साहब का साथ हमारे साथ रहेगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से, और अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से कि जहां पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल और वाइट बॉल का कैंप लगाया हुआ है, और हैरान कौन तौर पे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका नाम जो है वो इस कैंप में होना चाहिए था। खास तौर से कामरान गुलाम जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन स्कोर किए, रिकॉर्ड ब्रेक किया, डेब्यू पे 100 किया, उनका नाम जो है वो रेड बॉल कैंप में नहीं है। फिर अब्दुल्ला शफीक रेड बॉल कैंप में नजर नहीं आ रहे, मीर हमजा का नाम रेड बॉल में नजर नहीं आ रहा, अली रजा के हवाले से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इस कैंप को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है कि डिजर्विंग प्लेयर नहीं हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट, और जिनकी ना सिर्फ करंट अफेयर्स के इशूज़ पे बल्कि साथ साथ स्पोर्ट्स के इशूज़ पे भी बड़ी गहरी निगाह है, मुश्तबा हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुश्तबा, सबसे पहले तो अपडेट ये कीजिएगा कि शाहीन के हवाले से क्या खबरें हैं, क्योंकि शाहीन का नाम भी जो है वो इस कैंप में नहीं है, तो क्या शाहीन का टेस्ट कैरियर फुल स्टॉप लगने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया अली सलमान भाई। मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी की जहाँ तक हम बात करते हैं, बहुत बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शाहीन अफरीदी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के वनडे के कप्तान भी है, T20 में भी पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल वो हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट जो है वो इस बात पर फैसला कर चुकी है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि साबिक जो हमारे सुपरस्टार है शाहिद खान अफरीदी, उनके दामाद भी हैं, उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और मैं कहूँगा इसको खुशाइन खबर इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान टीम को काफ़ी अर्से से टेस्ट टीम में जो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग है खासतौर पर वो काफ़ी मायूस कन रही है। हमने हाल में देखा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी, 2 मैचेस की सीरीज़ थी, पाकिस्तान ने दोनों मैच में जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहला मैच शाहीन शाह अफरीदी मैच खेले थे लेकिन वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे। उसकी जगह हमने दूसरे मैच में जब मौका दिया खुर्रम शहजाद को तो उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की और टफ टाइम दिया जो बंगाली बैट्समैन थे उनको उनकी कंडीशंस पर। अच्छी चीज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट रेस्ट देकर जो PSL के स्टार्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको मौका दिया जाएगा। मोहम्मद अली जिसमें नाम शामिल है, जिसमें दीगर नाम भी शामिल है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि उनका जो नाम है वो रेड बॉल जो फ्यूचर प्लान हिस्सा है उसमें जो आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, इंग्लैंड की सीरीज़ है, उनमें उनका नाम शामिल नहीं है। तो ये चेंजेस जो है अगले एक्सपेक्टेड है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के शुरू में, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अब वेस्ट इंडीज़ का दौरा करना है 25 जुलाई से होने वाली सीरीज़ के लिए। शाहीन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें नए नौजवान प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। गो कि मोहम्मद अली किसी तरह नौजवान
जवान नहीं है, लेकिन उनकी जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो इतना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और लेकिन अगर उनकी बॉलिंग की बात कीजिए तो मैं उनको थोड़ा सा हाई रेट करूंगा शहीनशाह अफरीदी की निस्बत, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो निस्बतन बेहतर है। और उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में जब पाकिस्तान टीम जाएगी तो पाकिस्तान बॉलिंग में ज़रूर। मुस्तफा ये बताइएगा कि सरफराज के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि सरफराज को हटा के यूनुस खान को लाने की बातें हो रही हैं। गो कि यूनुस खान ने अपने सोशल मीडिया पे उसको क्लियर भी कर दिया, लेकिन फिर भी स्पेकुलेशन अपनी जगह। फिर उसके अलावा शान के हवाले से भी क्या खबरें हैं कि कहा जा रहा है कि शान को कह दिया गया है कि आप स्टेट डाउन कर दें, लेकिन शान ने जो वक्त मांगा है कि उनको थोड़ा वक्त दिया जाए बतौर कप्तान। जी मुस्तफा। जी बिल्कुल, ऐसी इतला ज़रूर है कि पाकिस्तान के जो मायानाज पाकिस्तान के बैट्समैन है यूनुस खान, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के सीनियर टॉप मैनेजमेंट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप मैनेजमेंट से। और कहीं ना कहीं जो निस्बतन एक फ़ैसला सामने आता है अभी, क्योंकि ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला नज़र आ रहा है कि यूनुस खान को बतौर हेड कोच, और ये फ़ैसला इतनी जल्दी है कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से पहले लगा दिया जाएगा। ये एक ऐसा फ़ैसला जो मैं कहूँगा थोड़ा सा जल्दबाजी में ज़रूर है, क्योंकि सरफराज अहमद को भी आए हुए हार्डली एक सीरीज़ हुई थी, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेली पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान टीम का अगर हम रिकॉर्ड देख लें, T20 का देख लें, वनडे का देख लें और फिर टेस्ट मैच का देख लें, तो इसमें सरफराज अहमद की इतनी गलती नहीं है जितने पाकिस्तान टीम का इस वक्त पूरा स्ट्रक्चर जो है वो, क्या सिलेक्शन का म्यार हो या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जिस तरह चल रही है। फिर हमारे पास देखते हैं कि काफ़ी अरसे से, एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में कुछ लोग शामिल हैं जो सिलेक्शन का जो म्यार है उसको बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक गैर मुनासिब कर देते हैं, कि बिल्कुल पाकिस्तान टीम में जो म्यार है वो ख़त्म हो चुका है क्रिकेट का, और PSL को म्यार बना दिया गया है या जाती पसंद नापसंद को म्यार बना दिया गया। तो इस म्यार की बुनियाद पर जब सिलेक्शन होगी तो रिजल्ट जो है बिल्कुल ऐसे आएंगे जैसे बांग्लादेश की सीरीज के साथ आए। तो बहुत जल्दबाजी में ये फैसला किया जा रहा है कि सरफराज अहमद को हो सकता है कि अगली सीरीज से पहले ही हटा दिया जाए। और क्योंकि सरफराज अहमद इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में है और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ, तो इसको हो सकता है कि उनको हेड कोच के ओहदे से हटाकर कोई और ओहदा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शान मसूद की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल शान मसूद जो है उनको जब बांग्लादेश सीरीज पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद उनको कह दिया गया था कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें बतौर कप्तान पाकिस्तान टीम के। हाँ, एज अ बैट्समैन आप खेल सकते हैं, लेकिन एज अ जो कप्तान है वो आपकी टीम में अब जगह नहीं बनती, क्योंकि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं और कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। जिसके बाद शान मसूद की जो इतलात है, हमारे ज़राए के मुताबिक इतलात ये है कि शान मसूद ने उनसे वेस्ट इंडीज सीरीज़ के लिए उनको कप्तान बरकरार रखने की दरख्वास्त की और टीम में बेहतरी और बेहतर परफॉर्मेंस की यकीन दहानी कराई है। लेकिन आखिरी फैसला जो है 2 से 3 रोज़ में हो जाएगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में सेम कप्तान के साथ जाएगा या नए कप्तान के साथ जाएगा, नए हेड कोच के साथ जाता है या पुराने हेड कोच के साथ जाता है, इसका फैसला मुझे ये भी अपडेट कर दें मोहम्मद हफीज की सिलेक्शन कमेटी में क्या होने जा रही है। जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ की अगर हम बात करते हैं तो पहले वो टीम डायरेक्टर रह चुके पाकिस्तान के टीम के साथ, जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था 2024 में। लेकिन उसके बाद PCB मैनेजमेंट चेंज हुई और उनका जो ओहदा था वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सका। लेकिन एक मरतबा फिर ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए जो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो मोहम्मद हफीज़ को अपॉइंट किया जाए। एक बड़ा ओहदा है और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस फैसले को कर लेता तो क्या हम देखते हैं कि जो फैसले अभी जो आकिब जवेद का है या दीगर जो हमारे पाकिस्तान टीम के मुसलसल एक लंबे अरसे से एक लंबे दुरानिया हो गया उनको पाकिस्तान टीम के साथ रहते हुए, तो वो क्या, क्योंकि अभी देखा जा रहा है जितनी भी सिलेक्शन होती है तो वो एक शख्स की सारी मर्जी से होती है। अगर वो शख्स चाहेगा तो टीम में होगा, नहीं तो अनफिट और फिटनेस का मसाइल बनाकर उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। ये हमने देखा रिजवान के साथ, बाबर के साथ, फखर जमान के साथ अभी यही हो रहा है कि वो अनफिट हो जाते हैं, फिर फिट हो जाते हैं, फिर टीम में सिलेक्शन हो जाती है, सिलेक्ट हो जाते हैं, टीम में 15 में आ जाता है तो वो टीम प्लेइंग 11 में नहीं होते। ये सारी गेमी जो है अभी देखने को है कि क्या मोहम्मद हफीज के आने से बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। मोहम्मद हफीज के बारे में ये है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि इनसे पहले जब हमने देखा टीम डायरेक्टर बने 2024 उनके बाद उनका नैरेटिव आया था बड़ा सख्त था कि पाकिस्तान टीम में क्या होना चाहिए। हमारी जब बात हुई मोहम्मद हफीज से तो उन्होंने कोई ज्यादा वजाहत तो नहीं दी, लेकिन ये कहा कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है टीम की बेहतरी के लिए, इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम में बेहतरी हो। और यकीनी तौर पे मोहम्मद हफीज़ के आने से जो क्रिकेट के हल्के हैं या क्रिकेट मुबसरीन है उनके मुताबिक पाकिस्तान टीम में बेहतरी की उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके, बड़े सिंसियर प्लेयर हैं। और मुझे याद है मोहम्मद आमिर और जब सलमान बट का केस आया था तो उस वक्त भी मोहम्मद हफीज़ का स्टांस बड़ा क्लियर था कि क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का बदनाम किया तो नाम बदनाम किया तो मैं इनके साथ खेलना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझती, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा
मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली का यही स्टांस था कि वो इनके साथ खेलना उस वक्त नहीं चाह रहे थे और उस वक्त कह दिया कि जनाब चेयरमैन पीसीबी ने उस वक्त के कि आपने खेलना है खेलें, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टांस था मोहम्मद हफीज़ का और अजहर अली का। लेकिन साथ साथ अभी बताइएगा कि आज जो फातिमा सना ने हैंड शेक कर लिया जय शाह के साथ, एक अच्छा जेस्चर था और फिर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या आपको लगता है कि ये एक तो जेस्चर किस तरह है, और अगर ये भी अगर भारतीय टीम की तरह हाथ पीछे कर लेती, हाथ नहीं बढ़ाती, तो जय शाह की तो फिर जय जयकार ही हो जाती है? शाह और फातिमा सना के हैंडशेक की तो देखें, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में हम देखते थे कि एक तरफ मोहम्मद हफीज़ की बातें हो रही है, शहीन की बातें हो रही हैं, शान मसूद की रिप्लेसमेंट की बातें हो रही है, दूसरी तरफ जय शाह जो है वो चुपके चुपके पाकिस्तान जो वुमेंस वर्ल्ड कप में खेलने गई है उनके कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक भी करते हैं। और यही वही जय शाह है जो पाकिस्तान टीम से जब भारतीय टीम को मना कर दिया था पाकिस्तान टीम के कप्तान से हाथ मिलाने से, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से, और आप खुद जाकर वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के कप्तान फातिमा सना से हाथ मिलाते हैं। तो ये तो फातिमा सना को मेरे ख्याल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उसकी इज्जत रख ली वहां पे, क्योंकि अगर वो वहां पे इनकार कर देती या हैंडशेक ना करती तो जय शाह को अपनी वो जो कहते हैं ना दूसरों के लिए घड़ा खोलते हैं उसमें खुद गिर जाते हैं, तो इसमें गिर जाना चाहिए था। लेकिन फातिमा सना जो है उन्होंने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मुल्क हमेशा से साबित हुआ और एक मरतबा फिर ये साबित किया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं आप अगर वो हाथ बढ़ाने से मना कर देती तो आप अपने दाम में सयाद आ जाता। थैंक यू सो मच मुश्तबा, में अपडेट कर रहे थे। आज हमने फुटबॉल के हवाले से बात की, नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुश्तबा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे रात 11:05 पर, और कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।